तो लेखपाल का 2015 का पेपर आज मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा और आपको इससे समझ में आएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या था 2015 में और प्रश्नों का स्तर क्या था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर आप मुझे धन्यवाद कह सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपका पेपर अच्छा हो लेखपाल का 31 तारीख को और आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो लेखपाल का ये 2015 का पेपर है। हम बिल्कुल समय बगैर गवाए अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का पेपर प्रथम पाली का है। ये परीक्षा तिथि 13 सितंबर 2015 और ये व्याख्यात्मक हल होगा आपका, ठीक है। तो भाग 1 में आपकी हिंदी पूछी गई थी, तो यहाँ से आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न था खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। एक लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए हैं 1 और 2 प्रश्न में। उसका मैं पहला प्रश्न है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसका अर्थ क्या है। तो सीधे सीधे मैं आपको उत्तर पढ़ूंगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो अन्य ऑप्शन में। तो उसका उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना, ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे को पर व्यर्थ झुलझुलाना। दूसरा प्रश्न है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। व्याख्या है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। फिर आपका तीसरा प्रश्न आ जाता है इसी में कि कृष, तो 3 से और 4 लिखित शब्दों के विलोम शब्द छाटिए। तो कृष का विलोम इसमें पूछा गया है, तो कृष का विलोम होता है हष्ट पुष्ट, ऑप्शन बी इसका सही है। अल्पज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ, ठीक है। अल्पज्ञ का होगा सर्वज्ञ। और फिर आ जाता है आपका 5वां प्रश्न, ठीक है। 5वें प्रश्न में पूछा गया है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, खूंटियां, ऑप्शन सी। तो इनको जब बहुवचन और आपको एक वचन अंतर करना हो तो आप उसमें संख्या आगे जोड़ लिया करिए। तो 5 खूंटियों तो होगा नहीं, 5 खूंटियां होता है। तो आपको बड़ी आसानी से ये बहुवचन समझ में आ जाएगा। आप संख्या लगाकर जोड़ पढ़ लिए बोल लिया करिए एक बार, या सोच लिया करिए कि 5 खूंटियां 12 खूंटियां, तो समझ में क्या आ रहा, यहाँ आ रहा। तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज और अजन्मा हुआ, तो अगला क्या होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भी तो जन्म नहीं होता है और ना ही मृत्यु होती, तो ईश्वर भी अजन्मा हो जाएगा। अज का अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, और ईश्वर का भी जन्म नहीं होता है, तो छठे का डी हो जाएगा ईश्वर। आपका 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिनिधि, ठीक है। उक्त विकल्पों में शुद्ध शब्द प्रतिनिधि है। आप बाकी आप देख लेंगे डिटेल में। फिर आपका दिया है प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी डी वाले गोले को काला करें, ठीक है। तो आपको इसमें त्रुटि दी गई है वाक्य में, उसको आपको पहचानना है कौन सा है। तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो इसमें कौन सा त्रुटि होगी, विद्यालय में या जलपान को या उत्तम प्रबंध में, या कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे जलपान की होगा ना, जलपान का उत्तम प्रबंध है, ठीक है। तो जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो बी ऑप्शन इसका गलत हो गया, ठीक, सही मतलब हो गया। तो बी ऑप्शन में इसकी त्रुटि है, तो जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। फिर आता है आपका प्रश्न 9, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो इसमें त्रुटि है, कौन सी है, तो अच्छी नहीं अच्छा होता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। तो आज, आंख, अग्र, आग, तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो अग्र तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो ठीक, लिखित वाक्य के लिए एक शब्द। तो पर्वत की तलहटी उसको क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं, ठीक है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, बेसिन। और कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होता है, कृपण होता है। क्या होता है, कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण होता है। अब फिर आता प्रश्न नंबर, अगला निर्देश है कि प्रश्न नंबर 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह
को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें शत्रु भरा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 13 का सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डॉट 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 रहना चाहिए। तो इसमें क्या भरना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए, ऑप्शन डी। फिर आपका अगला प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद का होता है कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है? अरविंद। तो और कमल के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज। ये आपको पर्यायवाची याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जलज, अगर दा आ जाए तो बादल का हो जाता है। ठीक है, तो दा जा आए तो जल से जुड़ी हुई चीज होती है कमल है, और दा आए तो बादल से जुड़ी हुई बादल है। तो इसमें अरविंद का पर्यायवाची कमल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, निर्धन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, या यण संधि है, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है? बताइए, निर्धन में कौन सी संधि है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, निर्धन में विसर्ग संधि है, निहि प्लस धन, तो विसर्ग के स्थान में रा बन जाता है। देशांतर में कौन सा समास है? बताइए, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, या द्वंद्व है? तो देशांतर में कर्मधारय होता है, देशांतर। ठीक है, तो कर्मधारय के अन्य उदाहरण है परमेश्वर, नीलकमल। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? बताइए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, तो उषा नगरी किसको बताया गया है? ठीक है, तो इसमें क्या रूप दिया जा रहा है? तो रूपक अलंकार है। तो इसका व्याख्या क्या है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ है। तो अंबर पनघट को क्या किससे जोड़ा गया है? तारा और उषा पर क्रमशः पनघट और घट और नागरी का आरोप हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो अमी तद्भव शब्द है, इष्टिका, कुपुत्र, उलूक, ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगला निर्देश है, प्रश्न 20 और 21 में लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना है। तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तो आपका अन्य से अशुद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, जीवन, इसमें आपका कौन सा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो आपका डी 21 का भी सही हो जाएगा। फिर आपका है 22वां प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, तो बी आपका शोक भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न है आपका, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था, तो इसमें काम पूरा हो चुका था। कब हो चुका था? भूतकाल में हो चुका था, तो इसमें भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पुराने प्रश्नों को हल करना है, तो आपकी हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज और जीएस मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज और जीएस मॉक टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। उसमें वही सभी प्रश्न हैं जो यूपीएससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। ठीक है, सेवक को, मतलब संप्रदान का क्या होता है? संप्रदान को के लिए। तो राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव है, तो संप्रदान कारक होगा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा का लिंग परिवर्तन ठठेरिन होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आता 26 में आपका गणित आ जाता है। तो मैं आपको इसमें किस किस चैप्टर से प्रश्न है मैं बस इतना ही बताऊंगा, बाकी आप प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेके खुद हल करना है, क्योंकि यहाँ मैं डिटेलिंग नहीं करा सकता। तो पहला आपका वृत्त की परिधि से आया है, तो ये आपका वृत्त से क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आ गया आपका HCF, LCM HCF। तो LCM HCF भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लेना है। फिर अगला प्रश्न आया है अनुपात से। ठीक है, अनुपात समानुपात से, तो मूल्य, तो मोपेड का मूल्य होगा, ये पढ़ लेना है आपको। फिर नंबर सिस्टम से आया आपका योगफल और अनुपात पूछा है। फिर ज्यामिति से आया त्रिभुज से, और मैथ में आपको खुद ही हल करना है। मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं इसका पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, और इसका जो वहाँ से आप इसको पूरी मैथ को सॉल्व कर लेंगे। ये पूरा सॉल्व्ड पेपर है, तो ये आपका पूरा PDF मैं अभी भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्विक रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो एक ये मैथ का मैं अब यहाँ से छोड़े दे रहा हूँ, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। आगे मैं आपको ग्रामीण परिवेश और हिस्ट्री के क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, तो सामान्य जानकारी में आते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है।
तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो ये जो होता है विकास व्यय, तो इसमें सी सही हो जाएगा। रक्षा पे जो व्यय होता है वो विकास पे व्यय नहीं होता है। केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जा सकता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य विषय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो भी फ्री में दिया जाता है या देश की रक्षा के लिए किया जाता है वो विकासात्मक व्यय में नहीं आता है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन एमिनो एसिडों की श्रृंखला में बने होते हैं। ठीक है, तो आपका ये 53वां फिर प्रश्न आया, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो ये इसका ऑप्शन ए सही है, देशों के बीच में लोगों का संचलन। एक क्षेत्र के से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है, और यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश को होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन कहलाता है। फिर आपका 54वां प्रश्न आ जाता है, सॉफ्टबैंक डॉट 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 और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत इंटरप्राइजेज। ठीक है, सॉफ्टबैंक, भारतीय इंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, अभी नहीं आएगा, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा, अन्य आपको करंट अलग से पढ़ने हैं। नेपाल में भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन कौन सा नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन मैत्री दिया गया था। तो आप ये अभी आपको वैक्सीन मैत्री पढ़नी है। ठीक है, तो ये मैत्री यहाँ पर आपका नहीं पूछा जाएगा। 55वां, लोकसभा में चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, ये आपको पता है। तो संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आपका इसमें ऑप्शन 20 सही हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया था। गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। तो इसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और चौरी चौरा, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है, इसकी पहली व्याख्या पर 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन को धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों में आग में जलकर मृत्यु हो गई। यही घटना चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका सही है, फ्लोरीन। तो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो साइमन कमीशन भारत में आया था पहली बार, वो कब आया था? ठीक है, आपको उत्तर में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि साइमन कमीशन जब पहली बार भारत में आया था तो कब आया था। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? तो बी चिली ने जीता था। ये भी आपका करंट का प्रश्न तब के हिसाब से था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप नहीं देखना है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता। तो इससे विपक्ष का नेता ही कैबिनेट स्तर का होता है, बाकी सब नहीं होते हैं। विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्री के समकक्ष होता है, जिसमें उसे वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्राप्त होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो अभी विपक्ष का नेता कौन है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। लोकसभा में अभी विपक्ष का नेता कौन है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का प्रमुख शहर है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। गौरतलब है कि भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती, इसे 0 अक्षांश डिग्री रेखा भी कहते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में हुई थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। वर्तमान इसका नाम यंगून भी है। म्यांमार का शहर है, तब ये बर्मा कहा जाता था। ब्रिटिश काल में बहादुर शाह जफर को यहीं भेज दिया गया था, जिसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। फिर अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर
के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया था आंदोलन, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी से की थी। दांडी मार्च भी इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है? तो सी मासीराम, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में दर्ज की जाती है। एनपीपी क्या है बताइए? तो इसका सही उत्तर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी है। एनपीपी का पूरा नाम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। भारत सरकार द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूर्व में 2045 था और 2070 तक देश की जनसंख्या को स्थिर करना लक्ष्य रखा गया है। अब 2070 हो गया, ठीक, जो 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य था। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपका अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके सौरभ गांगुली हैं, ये आप याद रखिएगा। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट का प्रश्न है, ये भी आपका नहीं आएगा। तो 69 में पढ़ लीजिए, आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो परासरण नहीं, प्रस्वेदन कहा जाता है। ठीक है, प्रस्वेदन कहा जाता है। आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। प्रस्वेदन, ठीक है, प्रस्वेदन आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण है। प्रस्वेदन से क्या होती है? नमी, वायु से नमी का अवशोषण में कर लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 17वां, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का होता है। जब भी दाल का जिक्र हो आंख बंद करके प्रोटीन मार दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो प्रस्तावना को माना जाता है, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा माना था। अगला प्रश्न है आपका शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ क्या है? तो यजुर्वेद है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण यजुर्वेद से निकला हुआ है। ठीक है, ढालू सड़क का पर पत्थर लुढ़कना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता क्योंकि? तो इसका ऑप्शन ए सही है। पत्थर को लुढ़काने में किया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो मूल कर्तव्य आपके चौथे का में भाग में शामिल है। 51 का से दिए गए हैं, 11 टोटल मुख्य कर्तव्य है, 11वां आपका बाद में जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। फिर आ जाता है आपका 76वां, स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, ये आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो 685 करोड़ था उस समय। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी, बस इतना आप याद रखिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या यूपी जनगणना का पूरा डिटेल आपको एक वीडियो में दिया गया है, उसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो ये 829 था। ठीक है, 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 था। और आपको बताना है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था। ठीक है, तो 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 था। तो 2011 में कितना था, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, मैं जितने भी प्रश्न पूछ रहा हूँ ये प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 70 लीटर था। ये आपका प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। करंट था तो करंट का तब भी टॉपिक, लेकिन ये योजना से जुड़ा है तो अब भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवरी, पाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी मंडल हैं प्रमुख। चलिए 20 प्रश्न और बचे हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय
नगरीय औद्योगिक संपदाओं में इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रमुख उद्देश्य फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो डी 2006 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो पहले पे कौन है? पहले पे आपका है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। जब उत्तराखंड बटा नहीं था तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो सी 20,000। तो 20,000 अगर आपकी वार्षिक आय है उससे नीचे है तो आप BPL की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नियम था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो सी मुगलसराय में स्थित है, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1945 में पारित किया गया राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम। अगला प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? 25% रुपये 7500 तक, ठीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर 87, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक, ठीक है। दैनिक इसकी जांच होनी चाहिए। 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से की गई मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। लेकिन अभी इसका नाम बदल गया, PM बाल पोषण हो गया, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? 33%, ठीक है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोषवाणी, ठीक है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो आपको लेखपाल के लिए भूमि पैमाइश भी पढ़ लेनी चाहिए। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो कथक का, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी भू अधिकारों के प्रलेख, ठीक है। जमाबंदी का तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है। दूसरे शब्दों में कहें तो जमाबंदी पटवारी का वही खाता होता है जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में शुरू हुई थी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ग्रामीण में रोजगारों को देने के लिए। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर में सर्वश्रेष्ठ कालीन बनती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898, वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुंच गया? देखिए ये प्रश्न आया था, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा, 912 हो गया था, ठीक है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा, अब तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? बताइए। चावल की हैं, कपड़ा की, इस्पाती या बेलनी या चीनी मिलें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, चीनी। तो उत्तर प्रदेश में चीनी के सबसे अधिक मिलें हैं। चीनी और गन्ना दोनों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो समाजवादी पेंशन स्कीम तब थी, अभी ये नहीं, प्रश्न ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिलावा न्यायालय, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 99, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो लेखपाल द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण पटवारी के द्वारा किया जाता था। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की? बताइए। 31 सीटें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं और ये देश में सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य भी है। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए जो सरकार बनती है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। केंद्र में जिसकी सरकार, वही सरकार बनेगी जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें लेकर आता है। ऐसा अभी तक का पैटर्न रहा है,
ठीक है, तो ये रहा आपका लेखपाल के 2015 का पेपर जो प्रथम पाली में था। अगर आप बताएंगे तो अन्य पेपरों का भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, और मैं आज पंचवर्षीय योजनाओं का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। यूपी जीके और हिंदी मॉक टेस्ट और जीएस मॉक टेस्ट, जो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए, उनकी सीरीज की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। आप उन्हें एक बार देख लेंगे पेपर से पहले, तो आपका कल्याण होने की पूरी संभावना रहेगी। पेपर किस तरह से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, हिंदी के और जीएस के दोनों की प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, और उसमें वही सभी प्रश्न हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आपके कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कराने की कोशिश की गई है विद डिटेल। 20 से 25 मिनट में आपके 25 प्रश्न हर वीडियो में कराए गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।